नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास कॉन्शसनेस। और कॉन्शसनेस माउंट ए सुटेबल रिस्पॉन्स फॉर एक्सटर्नल स्टिमुलाई। यदि कोई स्टिमुलस दिया जाता है और उसके अगेंस्ट में अगर कोई रिस्पॉन्स आता है दैट इज कॉल्ड द कॉन्शसनेस, जो कि फिजिकल भी एक्सटर्नल स्टिमुलस हो सकता है जैसे लाइट, टेम्परेचर, रेडिएशन, प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, केमिकल हो सकता है जैसे पॉल्यूटेंट्स हो गए, या फिर आप ड्रग्स बोल सकते हैं। तो साथ में ड्रग्स बोले तो मेडिसिन बोल सकते हैं, और साथ में बायोलॉजिकल भी हो सकता है जैसे कोई पैथोजन आ रहा है या अदर ऑर्गेनिज्म आ रहा है। तो इनके अगेंस्ट में जब करस्पॉन्डिंग स्टिमुलस के लिए कोई रिस्पॉन्स दिया जाएगा दैट इज कॉल्ड द कॉन्शसनेस। और हर ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग को लेके बिल्कुल अवेयर है, कॉन्शसनेस रखता है। इसीलिए पहली लाइन में बोला गया कि मोस्ट टेक्निकल है, सबसे पेचीदा है, और मोस्ट ऑब्वियस है, मतलब सब में पाया जाता है। मतलब इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंपल प्रोकैरियोट हो चाहे मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट हो, सब में कॉन्शसनेस देखने को मिलेगी बिना किसी एक्सेप्शन के। इसीलिए इसके आधार पर हम डिफाइन कर सकते हैं लिविंग नॉन लिविंग को। सो इट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। और हाँ, यहां पर आपको समझ में आएगा लूज वर्डिंग में फीचर आप जरूर यूज करिए, यूज किया जाता है ऑप्शन में मजबूरी में, पर फिर भी आप देखिए कि कॉन्शसनेस दिखती नहीं है, दिखाना पड़ता है, इसलिए इट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। इसी तरीके के एक स्टेटमेंट नीट के अंदर पूछा गया है कि जो फोटो पीरियड है, मतलब कि यहाँ पे जो लाइट का ड्यूरेशन है अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स। जो सीजनल ब्रीडर है पर्टिकुलर सीजन में ब्रीडिंग करते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, उनमें लाइट का ड्यूरेशन हमेशा उनके रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। फिर इसी से रिलेटेड एक टर्म आती है सेल्फ कॉन्शसनेस। और सेल्फ कॉन्शसनेस अगर बोला जाए तो इट इज द हाई डिग्री ऑफ द कॉन्शसनेस बट इट इज ओनली इन द ह्यूमन बीइंग्स। तो कॉन्शसनेस इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स and it is the defining property, but self consciousness is the only present in human beings and it is not the defining property, it is one and only present in human beings। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि एक कमरे के अंदर एक कुत्ते को और एक इंसान को आप बंद कर दीजिए और एसी का टेम्परेचर लगातार लो करते चले जाइए तो वहां ठंड बढ़ती चली जाएगी। तो आप जानते हैं ठंड दोनों को लगेगी, कोल्ड जो है वो टेम्परेचर कम होना दोनों को स्टिमुलस देगा और उसके खिलाफ रिस्पॉन्ड भी दोनों करेंगे, लेकिन वो बगल में रखा हुआ कंबल लेके इंसान तो ओढ़ लेगा लेकिन कभी कुत्ता ये नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे जो ठंड का लगना है ये तो दोनों को होगा, सो इट इज द कॉन्शसनेस, इसके खिलाफ रिस्पॉन्ड आएगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि कंबल को लेके कौन ओढ़ेगा, चाहे जितना आप एसी का टेम्परेचर लो कर दीजिए लेकिन कभी कुत्ता कंबल लेके नहीं ओढ़ सकता है, इसलिए सेल्फ अवेयरनेस वो क्या है केवल ह्यूमन में। तो ये है मामला कॉन्शसनेस एंड सेल्फ कॉन्शसनेस का। अगला बात यह है कि यहाँ पर जितने यहाँ पर आपने देखा भी होगा कोमा पेशेंट को एक सवाल पूछा गया एनसीईआरटी के अंदर कि कोमा पेशेंट को लिविंग बोले या नॉन लिविंग बोले, तो ऑब्वियसली लिविंग बोला जाता है। और एक लाइन में बोले क्यों लिविंग बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर कॉन्शसनेस तो होती है। कॉन्शसनेस कैसे होती है, क्योंकि इसको लगातार हॉस्पिटलाइज करके लगातार मेडिसिन दी जाती हैं और उस मेडिसिन के अगेंस्ट में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्ड करता रहता है। सो इट हैज द कॉन्शसनेस बट नो सेल्फ कॉन्शसनेस, मतलब इसमें कोऑर्डिनेशन ऑर्गन्स का या ऑर्गन सिस्टम का कभी भी नहीं होता है। तो कोमा पेशेंट लिविंग है गारंटी, कॉन्शसनेस नहीं होती है या होती है कॉन्शसनेस होगी लेकिन सेल्फ कॉन्शसनेस नहीं होगी। बेसिकली कोऑर्डिनेशन ऑर्गन सिस्टम का ऑर्गन का सब खराब हो जाता है। और वैसे भी ये हार्ट लंग मशीन पे शिफ्ट होता है, अदरवाइज ये ब्रेन डेड मान लिया जाएगा। और साथ में एक स्टेटमेंट एनसीईआरटी में और दिया गया है क्या कि जितने भी ऑर्गेनिज्म पास्ट के, प्रेजेंट के और फ्यूचर के हैं वो सब कॉमन जेनेटिक मटेरियल के थ्रू एक दूसरे से रिलेटेड हैं बट टू वेरिंग डिग्रीज। हाँ, पास्ट में भी डीएनए था, प्रेजेंट में भी है, फ्यूचर में भी डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होगा तो कॉमन जेनेटिक मटेरियल। लेकिन यहाँ के डीएनए में टीजीसी अलग अमाउंट, यहाँ के डीएनए में टीजीसी अलग अमाउंट, यहाँ के डीएनए में टीजीसी अलग अमाउंट होगा। इट डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंटल फैक्टर आल्सो। तो यहाँ पर बट टू वेरिंग डिग्रीज का मतलब है अमाउंट ऑफ द नाइट्रोजनस बेसिस एटीजीसी। एक स्टेटमेंट ये है। दूसरा में एक स्टेटमेंट वहां पे दिया गया है कि ऑल द फिनोमेना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरैक्शंस, मतलब यहाँ पर मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट्स, मतलब सेल ऑर्गेनेल को बनाने वाले मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट जो हैं उनमें सेल ऑर्गेनेल की प्रॉपर्टी नहीं है, जबकि वही मिलकर सेल ऑर्गेनेल बना रहे हैं। सेल को बनाने
में सेल वाली प्रॉपर्टी नहीं है, सेल को बनाने वाले सेल ऑर्गेनेल में सेल की प्रॉपर्टी नहीं है, जबकि सेल को बनाने के लिए यही जिम्मेदार है। टिश्यू को बनाने के लिए ग्रुप ऑफ सेल जिम्मेदार है, जबकि उस ग्रुप ऑफ सेल, एक अकेली सेल में टिश्यू की प्रॉपर्टी नहीं है। ऑर्गन को बनाने के लिए टिश्यू जिम्मेदार है, जबकि उस टिश्यू के अंदर ऑर्गन की प्रॉपर्टी नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे यहाँ पे मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट इकट्ठा होते हैं, सेल ऑर्गेनेल एक नई प्रॉपर्टी, फिर सेल ऑर्गेनेल इकट्ठा हुए सेल तो नई प्रॉपर्टी, और फिर सेल इकट्ठा हुई तो टिश्यू नई प्रॉपर्टी, फिर टिश्यू इकट्ठा हुआ तो ऑर्गन नई प्रॉपर्टी। तो आप देख रहे हैं इकट्ठा होने भर से ही एक नई प्रॉपर्टी इमर्जेंट हो रही है एट द हायरार्की ऑफ द टैक्सोनॉमिकल लेवल। किसी भी स्तर पे आप चले जाइए, हर लेवल पर चले जाइए। तो इसीलिए कहा गया जब तक इनमें इंटरेक्शन नहीं होगा तब तक नई प्रॉपर्टी नहीं आएगी। जब तक इनमें इंटरेक्शन नहीं होगा नई प्रॉपर्टी नहीं आएगी। तो ऑल द फिनोमेना आर ड्यू टू द अंडरलाइंग इंटरेक्शंस। तो ये स्टेटमेंट भी एनसीईआरटी ने आपको दिया है। और एक दिया गया है कि सिस्टमैटिक्स जो है, बेसिकली एक पॉइंट है कि सिस्टमैटिक्स जो है वो क्या है। तो सिस्टमैटिक्स में हम लोग बेसिकली डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके बीच में रिलेशनशिप्स को और डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स को, मतलब डाइवर्सिटी को, उनके बीच में रिलेशनशिप को और साथ में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी हम लोग उसमें स्टडी करते हैं। और लिनियस की एक किताब थी सिस्टमा नेचुरी, वहां से एक वर्ड निकला सिस्टेमा और उसी से बना क्या, सिस्टेमेटिक्स। तो मेरी लाइन ध्यान से सुनिए, एग्जाम्पलर ने इसके लिए सवाल भी दिया हुआ है क्या कि सिस्टमेटिक्स जो है वो क्या है। तो सिस्टमेटिक्स में डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, उनकी डाइवर्सिटी, उनके रिलेशनशिप और उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को हम लोग उसमें बेसिकली स्टडी करते हैं। तो ये सवाल पूछा गया है, तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ लिविंग वर्ड का पूरा पोर्शन जो है यहाँ पे समाप्त होता है। मैं आपको दो चीजें बता चुका हूँ बेटा, क्या कि डिफाइनिंग और कैरेक्टरिस्टिक दोनों अलग अलग जैसे बताया जाता है। डिफाइनिंग का मतलब वो सिर्फ लिविंग में होगा, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब वो दोनों में हो सकता है। और साथ में फीचर प्रॉपर्टी का मतलब जो दिखता है वो फीचर है, जो दिखाना पड़ता है वो प्रॉपर्टी है। लेकिन लूज वर्डिंग्स में ऑप्शन वगैरह में हम लोग फीचर प्रॉपर्टी को एक्सचेंज करके यूज कर लेते हैं। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों का होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसके लिए आप तैयार रहें। बेसिक पॉइंट को हम लोग कवर करेंगे, लेकिन प्रॉपर रिवीजन चलता रहे। और दूसरा, तैयारी आपकी कमजोर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज आप देख रहे हैं जो आप बनने जा रहे हैं उनको कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। आज की डेट में आप देख सकते हैं कि डॉक्टर को भगवान की तरीके से देखा जा रहा है। तो आप भगवान बनने के तरीके से, उस एटीट्यूड से काम करेंगे तब जाके चीजें हो पाएंगे। और आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है 1% भी। एक लाइन, एक बात कवर करा के देंगे, कोई फॉर्मेलिटी नहीं करेंगे। और दूसरा, बस आपको ध्यान से सुनना है और चीजों को नोट डाउन भी थोड़ा करना है, लिख के याद करना है, बिल्कुल ऑन दी टिप्स कर लेना है। मैंने कोई पॉइंट नहीं छोड़ा है एनसीईआरटी का। हम चाहते तो मुजबानी कर सकते थे, लेकिन मैंने एक भी पॉइंट एनसीईआरटी का नहीं छोड़ा है, इसलिए कि सवाल कहीं से भी बन सकता है। तो हम आपको यहाँ एंटरटेन करने के लिए नहीं है, हम आपको यहाँ पढ़ाई पढ़ाने के लिए है। तो बेसिकली जो शुद्ध पढ़ाई है वो आप तक पहुंचे, वो ज्यादा जरूरी है। उसमें आपका भला होना चाहिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। और नीट के लिए हम लोग इस तरीके से लगातार चलते रहेंगे, धीरे धीरे सुधार भी चलता रहेगा और आप हमारे टच में बने रहेंगे। आगे चल के हम लोग सवाल भी करेंगे। तो नीट की तैयारी में जरा सी भी कोई कसर नहीं बाकी रहनी चाहिए। तो बाकी टीम लगी हुई है, चीजें आप तक पहुंचाई जाएंगी। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।